इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मेरे साथ जो सबसे अजीब चीज हुई वो थी एक बेहद विचित्र रिवर्स जिंक्स सिस्टम का मुझसे बाइंड हो जाना। इसका रूल इतना पागलपन भरा था कि अगर मुझे अमीर बनना होता तो बस किसी लॉटरी शॉप के सामने खड़े होकर कहना पड़ता मेरी जिंदगी में तो कभी लॉटरी लग ही नहीं सकती, और अगले ही दिन जैकपॉट मेरा होता। अगर मुझे अपने बॉस से नफरत होती तो मैं मुस्कुराकर कह देता काश आपकी कंपनी हर साल और भी बड़ी और सफल होती रहे। फिर अगले ही दिन वही कंपनी दिवालिया हो जाती। बाद में तो हालत ये हो गई कि काले सूट पहने कुछ रहस्यमयी लोग मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरे सामने पूरी दुनिया का मैप फैलाया और गंभीर आवाज में बोले, कॉमरेड जरा इन जगहों के लिए कुछ आशीर्वाद बोल दीजिए। मेरा नाम जी फेंग है और उन ब्लैक सूट वालों के आने से ठीक पहले मैंने अपनी जिंदगी का शायद सबसे बेहुदा दिन झेला था। वजह बेहद सीधी थी। मेरा सीधा सुपरवाइजर, वो चिकना चुपड़ा तेलिया मध्यम उम्र का आदमी जिसका सरनेम छियन था, उसने एक बार फिर मेरा प्रपोजल चुरा लिया, उस पर अपना नाम चिपका दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका सारा क्रेडिट खुद ले गया। और ये पहली बार नहीं था, ये तीसरी बार था। डिपार्टमेंट मीटिंग के दौरान वो मेरे खून पसीने से तैयार किए गए प्रोजेक्ट को हाथ में लहराते हुए इतनी जोश से प्रेजेंटेशन दे रहा था कि बोलते बोलते उसकी थूक तक कॉन्फ्रेंस टेबल पर उड़ रही थी। मेरे सामने बैठी मेरी कोवर्कर लिन फेफे बार बार मेरी तरफ देखकर ताने भरी मुस्कान फेंक रही थी। वो तो कब की सुपरवाइजर की सबसे वफादार चमची बन चुकी थी और मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। मीटिंग के बीच सुपरवाइजर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट में फेफे का भी बहुत बड़ा योगदान है। आजकल के यंग लोग सच में कमाल के आइडियाज लेकर आते हैं। अपने फेवरेट एम्प्लॉय की तारीफ करना वो कैसे भूल सकता था। लिन फेफे तुरंत खड़ी हो गई, हाथ हिलाकर झूठी विनम्रता दिखाने लगी, लेकिन उसकी आंखों में भरा घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, ये सब आपकी शानदार लीडरशिप की वजह से है। मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर गुस्सा ऐसे उबल रहा था जैसे किसी भी पल मेरा सिर फट जाएगा। मुझे इस रिवर्स जिंक्स सिस्टम से जुड़े हुए पूरा एक महीना हो चुका था। लॉटरी का ग्रैंड प्राइज जीतने और बड़े घर में शिफ्ट होने के अलावा अब तक मुझे ये सिस्टम ज्यादा काम का नहीं लगा था। इसका रूल बेहद आसान था। जब भी मैं किसी बात को अपनी इच्छा, दुआ या मजबूत राय के रूप में कहता तो हकीकत ठीक उसके उलट होती, और वो भी पूरे 100% यकीन के साथ। स्टेज पर खड़े उन दोनों घिनौने चेहरों को देखते ही अचानक मेरे दिमाग में एक बेहद खतरनाक ख्याल आया। मीटिंग खत्म हुई तो सुपरवाइजर सीना चौड़ा करके अपने ऑफिस की तरफ चला गया और लिन फेफे बिल्कुल उसकी छोटी असिस्टेंट की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मैं हाथ में पानी का गिलास लेकर आराम से उसके ऑफिस के सामने से गुजरा। दरवाजे पर रुककर मैंने चेहरे पर पूरी प्रोफेशनल मुस्कान सजाई और कहा, सुपरवाइजर बधाई हो। वो एक पल के लिए चौंक गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद आकर उसे कंग्रेचुलेट करूंगा। मैंने पूरे दिल से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो आपकी तरक्की तय है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपकी कंपनी हर साल और भी बड़ी और सफल होती जाए और आपका करियर नई ऊंचाइयों को छूता रहे। मैंने हर शब्द पर जानबूझकर जोर दिया, मानो दिल की गहराइयों से दुआ दे रहा हूँ। उसके मोटे चेहरे पर चर्बी हंसी के साथ सिकुड़ गई। उसने बनावटी अपनापन दिखाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, शाओजिए ऐसे ही मेहनत करते रहो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उसके बगल में खड़ी लिन फेफे मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे मैं कोई बेचारा मस्खरा हूँ जो बॉस की चापलूसी करके फायदा उठाना चाहता है। मैं बिना कुछ बोले अपनी डेस्क पर वापस आ गया। फिर मेरी नजर लिन फेफे पर पड़ी। वो शीशे के सामने बैठकर मेकअप ठीक कर रही थी। साफ था कि शाम को सुपरवाइजर के साथ जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी। मैं उसके पास गया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, फेफे सच कहूँ तो मुझे तुमसे बड़ी जलन होती है। तुम्हें इतना शानदार लीडर मिला है। तुम्हारा फ्यूचर तो बिल्कुल लिमिटलेस है। उम्मीद है आज रात तुम बहुत अच्छा एंजॉय करोगी। उसने आंखें घुमाई जैसे मैंने दुनिया का सबसे घटिया मजाक सुनाया हो। फिर व्यंग्य से बोली, मेरे लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए थैंक्स। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और वापस अपनी सीट पर आकर सामान समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि अब इस कंपनी में मेरा रुकना नामुमकिन है। अगली सुबह मेरी नींद भी पूरी नहीं खुली थी कि फोन जोर जोर से बजने लगा। कॉल मेरे पुराने कोवर्कर की थी और उसकी आवाज में ऐसा सदमा था जिसे छिपाना नामुमकिन था। जी फेंग, बहुत बड़ा कांड हो गया, कंपनी बर्बाद हो गई, पूरी तरह बैंकरप्ट। मैंने उनींदी आंखें मलते हुए फोन कान पर लगाया, लेकिन मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। पता चला कि मेरा सुपरवाइजर काफी समय से कंपनी के पैसे गबन कर रहा था और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में बड़े स्तर पर हेराफेरी कर रहा था। पिछली रात सेलिब्रेशन डिनर में वो इतनी बुरी तरह नशे में धुत हो गया कि उसने खुद ही सारे राजर उगल दिए। वहां मौजूद एक बिजनेस पार्टनर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और कुछ ही देर में उन सबको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उधर लेन फेफे बैंकेट के बाद सुपरवाइजर को घर छोड़ने जा रही थी। रास्ते में एक बिल्ली को बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी सीधा ट्रैफिक आइलैंड पर चढ़ा दी। कार कई बार पलटी और अब वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी थी। फोन रखने के बाद मैं खिड़की के बाहर फैले चमकीले नीले आसमान को कुछ देर तक देखता रहा। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये रिवर्स जिंक्स सिस्टम उतना बेकार भी नहीं था जितना मैं समझता था। लेकिन मैं उस पल का मजा ठीक से ले भी नहीं पाया था कि डोरबेल बज उठी। मुझे लगा शायद फूड डिलीवरी आई होगी। मैं वैसे ही पजामास पहनकर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खुलते ही सामने 3 आदमी खड़े थे। तीनों ने परफेक्टली फिटेड काले सूट पहन रखे थे। उनके चेहरे बर्फ की तरह ठंडे थे
और उनकी मौजूदगी से निकलने वाला दबाव ऐसा था कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। सबसे आगे खड़ा आदमी लंबा, तेज नैन नक्श वाला था और उसकी आंखें किसी शिकारी बाज की तरह पैनी थीं। उसने मेरी तरफ एक पहचान पत्र बढ़ाया जिसे मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन न जाने क्यों उसे देखते ही महसूस हो गया कि ये कोई बेहद महत्वपूर्ण पहचान थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर जीफेंग, हम नेशनल स्पेशल इंसिडेंट रिस्पांस डिपार्टमेंट से हैं। आपको हमारी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना होगा। उसकी बात सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। आखिर मेरी ये छोटी सी अजीब हालत सरकार तक कैसे पहुंच गई? वो लोग मुझे अपने साथ एक काली लिमुजीन में बिठाकर ऐसी जगह ले गए जिसका नाम किसी भी मैप पर मौजूद नहीं था। वो जगह किसी बेहद हाई सिक्योरिटी रिसर्च फैसिलिटी जैसी दिख रही थी, जहाँ यूनिफॉर्म पहने सिक्योरिटी पर्सनल और सफेद लैब कोट में साइंटिस्ट हर तरफ भाग दौड़ कर रहे थे। मुझे एक बिल्कुल सादे इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया, जहाँ सिर्फ एक धातु की मेज और 2 कुर्सियां थीं। टीम का लीडर मेरे सामने बैठ गया। उसका नाम शेन जुए था। उसने बिना एक शब्द बोले मेरे सामने मोटी फाइल्स का ढेर सरका दिया। पहली फाइल में मेरे जन्म से लेकर आज तक की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड था। दूसरी में उस लॉटरी टिकट की फोटोकॉपी थी जिसने मुझे 5 मिलियन युआन जिताए थे। तीसरी में मेरी पुरानी कंपनी के दिवालिया होने की पूरी न्यूज रिपोर्ट लगी थी। शंजुए ने बिना किसी भावना के शांत आवाज में कहा, जी फेंग, उम्र 24 साल, 1 महीने पहले अचानक तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 मिलियन युआन आए। 2 दिन पहले जिस कंपनी में तुम काम करते थे उसके सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव सामूहिक फाइनेंशियल क्राइम्स की वजह से पकड़े गए और कंपनी रातों रात ढह गई। हमने दोनों मामलों की जांच की और दोनों की हर कड़ी आकर तुम पर ही खत्म होती है। उसकी बात सुनकर मैंने मुश्किल से एक घूंट निगला। मेरी हथेलियों में धीरे धीरे पसीना भरने लगा। मैं हकलाते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। फिर भी मैंने आखिरी बार सब कुछ नकारने की बेबस कोशिश की। मेरी बात सुनकर शेनजू के होंठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर शेनयू, मेरे साथ चलिए। ये नाम सुनते ही मेरे पूरे शरीर का खून जैसे जम गया। उसे मेरा कोड नेम पता था। मैंने घबराकर इंस्टिंक्टिवली शेनजू की तरफ देखा। वो मुझसे कई मीटर दूर भीड़ में फंसा हुआ था और पूरी ताकत से मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ठीक उसी पल सू-1 गलती से उससे टकरा गई और वो कुछ बेहद कीमती सेकंड के लिए रुक गया। तभी मेरी कमर से लगी पिस्टल ने मुझे फिर से जोर से धक्का दिया। आवाज मत निकालना और ये मत सोचना कि तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हें बचा लेगा, वरना ये गन गलती से चल भी सकती है। मजबूर होकर मुझे उसके साथ आगे बढ़ना पड़ा। वो मुझे बैंकेट हॉल के इमरजेंसी स्टेयरवेल की तरफ धकेल रहा था। मेरा दिमाग पूरी रफ्तार से चल रहा था। आखिर अब क्या करूं? साफ था कि इन लोगों ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। उनका असली निशाना मैं था। शेन जुए फिलहाल फंसा हुआ था, यानी अब मुझे खुद ही अपनी जान बचानी थी। मैंने गहरी सांस ली। अंधेरे स्टेयरवेल में धकेले जाने से ठीक पहले मैंने पीछे मुड़कर हॉल में फैली अफरा तफरी पर एक नजर डाली। फिर मैंने अपने किडनैपर की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराकर इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सकें, घबराओ मत दोस्त, मुझे पूरा यकीन है कि आज रात तुम्हारा ऑपरेशन पूरी तरह सफल होगा। तुम अपना हर ऑब्जेक्टिव बिना किसी परेशानी के पूरा करोगे और किसी की नजर में आए बिना सुरक्षित यहाँ से निकल जाओगे। वो आदमी एक पल के लिए रुका, फिर मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा। अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? बेकार है, हमने पहले से उसकी तैयारी कर रखी है। इतना कहकर उसने मुझे और अंदर धकेला और पीछे से फायर डोर बंद कर दिया। पूरा स्टेयरवेल घुप अंधेरे में डूबा था। बस इमरजेंसी एग्जिट साइन की हल्की हरी रोशनी ही दिखाई दे रही थी। वो मुझे तेजी से नीचे उतार रहा था, जबकि मैं मन ही मन अपनी कही हुई बात दोहराने लगा। तुम्हारा ऑपरेशन पूरी तरह सफल होगा, यानी उल्टा होगा। तुम्हारा मिशन ऐसी मुसीबतों में फंसेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम हर ऑब्जेक्टिव पूरा करोगे, यानी तुम्हारा एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तुम सुरक्षित निकल जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, यानी हर कोई तुम्हें देख लेगा और तुम किसी भी हालत में बचकर नहीं निकल पाओगे। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि हम अगले लैंडिंग पर पहुंच गए। तभी बिना किसी चेतावनी के हमारे सिर के ठीक ऊपर लगा फायर स्प्रिंकलर अचानक फट पड़ा। बर्फ जैसा ठंडा पानी झरने की तरह हमारे ऊपर टूट पड़ा और देखते ही देखते हम दोनों सिर से पांव तक भीग गए। धत तेरे की, वो गुस्से से चिल्लाया, लेकिन फर्श पर फैले पानी की वजह से उसका पैर जोर से फिसल गया। उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो चीखता हुआ सीढ़ियों से लुढ़कने लगा। हर सीढ़ी से उसका शरीर पूरी तरह टकरा रहा था। उसकी कमर से लगी पिस्टल उड़कर कई सीढ़ियां नीचे जा गिरी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बिजली की तरह दौड़कर पिस्टल उठाई और नीचे पड़े कराते हुए उस आदमी पर तान दी। मैंने जिंदगी में कभी गन नहीं चलाई थी, लेकिन एक्शन मूवीज तो खूब देखी थी। मैंने पूरी कोशिश करते हुए शेन जुए की ठंडी आवाज की नकल की और गरज कर बोला, हिलना मत। वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन गिरने की वजह से उसकी एक टांग बुरी तरह टूट चुकी थी और डरावने तरीके से मुड़ी हुई थी। उसने भीगा हुआ चेहरा उठाकर मुझे ऐसी नफरत से घूरा कि मानो अभी जिंदा निकल जाएगा। तभी अचानक स्टेयरवेल का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला। शेन जुए अपनी पूरी टीम के साथ अंदर घुस आया। सामने का नजारा देखकर वो भी कुछ पल के लिए ठिठक गया। मुझे पूरी तरह सुरक्षित देखकर और मेरे हाथ में गन देखकर उसके चेहरे पर छाई तनाव की लकीरें आखिरकार गायब हो गईं। वो मेरे पास आया, आराम से पिस्टल मेरे हाथ से ली और उसकी सेफ्टी ऑन कर दी। अच्छा काम किया, उसने शांत आवाज में कहा। मैंने तुरंत पूछा, ये है कौन? शन जुए ने जवाब दिया, नाइट आउल का आदमी है। इसका कोड नेम रेस्क्यू है। ये इंटरनेशनली वांटेड मर्सेनरी है। उसकी टीम उस आदमी को हथकड़ी पहनाने लगी
लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल अब भी घूम रहा था। मैंने तुरंत पूछा, इसे मेरा कोड नेम कैसे पता चला? मेरी आइडेंटिटी तो हाईएस्ट लेवल पर क्लासिफाइड है। ये सुनते ही शन जुए का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारे अंदर कोई गद्दार है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने आगे कहा, वो अमीर बिजनेसमैन बाई हु। उसने पूरे हंगामे का इस्तेमाल सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया। वो बीमार था ही नहीं। जब सबका ध्यान इधर था, वो दूसरी सीक्रेट पैसेज से भागकर एक जरूरी डील पूरी करना चाहता था। हमारी टीम उसका पीछा कर रही है। बेस पर लौटने के बाद मुझे समझ आया कि उस रात मामला कितना खतरनाक था। रेस्क्यू का काम बैंकेट हॉल में अफरा तफरी मचाकर मेरा अपहरण करना था, जबकि बाई हु, जिसकी असली पहचान अमीर बिजनेसमैन शेनजुओ थी, दूसरी सीक्रेट पैसेज से भागकर अपना बड़ा ट्रांजैक्शन पूरा करना चाहता था। लेकिन मेरी एक साधारण सी ब्लेसिंग ने शुरू से आखिर तक उनकी पूरी प्लानिंग तहस नहस कर दी। होटल का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम बिना किसी वजह के खराब हो गया, जिससे रेस्क्यू पूरी तरह भीग गया। उसी के साथ फायर अलार्म बज उठा और पूरे बिल्डिंग का इमरजेंसी सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। देखते ही देखते हर एग्जिट सील हो गया। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड पार्किंग में शेन जो को निकालने के लिए जो गाड़ी तैयार खड़ी थी, उसमें अचानक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। धुएं से खांसता हुआ और कालिक से लथपथ शेन जो गराज से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि हमारे एजेंट्स ने उसे दबोच लिया। उधर रेस्क्यू की हालत भी कम मजेदार नहीं थी। उसकी टांग टूट गई थी और उसे हल्का कंकशन भी हो गया। सबसे हंसी की बात तो ये थी कि इस मिशन के लिए उसने दुनिया के सबसे महंगे एंटी स्लिप कॉम्बैट बूट्स खरीदे थे और फिर भी पानी में फिसलकर ऐसा गिरा कि खुद उठ भी नहीं पाया। ये सब देखने के बाद टास्क फोर्स के लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। पहले वो मेरा सम्मान करते थे, लेकिन अब उनकी आंखों में खुली हुई प्रशंसा साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ शेन जुए ही अब भी पूरी तरह गंभीर था। कुछ देर बाद उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। बिना किसी भूमिका के उसने कहा, कल रात कुछ गड़बड़ थी। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। उसने कहा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी क्लासमेट वहाँ नहीं होना चाहिए था और ठीक उसी समय मुझे रोकना भी महज संयोग नहीं हो सकता, जब मैं तुम्हें बचाने दौड़ रहा था। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। मैंने पहले ही लोगों को उसकी जांच के लिए भेज दिया है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। अगर शेन जू का अपना क्लासमेट भी शक के दायरे में था, तो जिसने मेरी आइडेंटिटी लीक की थी वो कोई ऐसा इंसान था जिसके पास बेहद ऊंचे लेवल की क्लियरेंस थी। फिर उसने सीधे मेरी तरफ देखते हुए कहा, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि तुम्हारी पहचान कैसे लीक हुई, तब तक तुम किसी भी फील्ड मिशन में हिस्सा नहीं लोगे। आज से तुम्हारी आवाजाही सिर्फ इसी फ्लोर तक सीमित रहेगी। मतलब साफ था। ये लगभग हाउस अरेस्ट ही था। मैंने तुरंत विरोध किया, लेकिन मेरी एबिलिटी तो उसने बीच में ही रोक दिया। यही तो समस्या है। तुम्हारी एबिलिटी जितनी ताकतवर है, उतनी ही अनिश्चित भी है और इसीलिए बेहद खतरनाक भी। जी फेंग, ये कोई मजाक नहीं है। अब उनकी नजर सीधे तुम पर है। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि मैं आगे कुछ कह ही नहीं पाया। मैं जानता था कि वो सिर्फ मेरी सुरक्षा चाहता है। अगले कई दिन मेरी जिंदगी किसी आलीशान जेल से कम नहीं थी। रोज अच्छा खाना, आराम से सोना और कभी कभी रिसर्चर्स का मुझ पर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करना। एक रिसर्चर तो एक दिन मेरे पास गमले में लगा पोथोस प्लांट लेकर आया और बोला कि मैं उसे ब्लेसिंग दूं ताकि वो खूब हरा भरा होकर बढ़े। मैंने दुआ दी और फिर हम सबने मिलकर देखा कि वो बेचारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। दूसरी तरफ शेन जुए लगातार व्यस्त था। कभी रेस्क्यू से पूछताछ करता तो कभी उस गद्दार की तलाश में लगा रहता। इसीलिए कई दिनों तक हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। पूरे एक हफ्ते बाद वो आखिरकार फिर मेरे सामने आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे का भाव पहले से भी कहीं ज्यादा भारी था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे, रेस्क्यू मर चुका है। मेरा दिल एकदम कसकर सिकुड़ गया। वो मरा कैसे? मैंने घबराकर पूछा। शेन जुए ने भारी आवाज में जवाब दिया, पूछताछ के दौरान अचानक सेरेब्रल हेमोरेज हुआ, हम उसे बचा नहीं पाए। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा थकी हुई और भारी लग रही थी। किसी ने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैंने तुरंत अगला सवाल दागा, तो मतलब हमारी सबसे बड़ी लीड भी खत्म हो गई? शेन जुए ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मरने से पहले वो बस एक शब्द बोल पाया था। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए एक एक सिलेबल पर जोर देकर कहा, जेमिनाई। मैंने भी मन ही मन उस शब्द को दोहराया, जेमिनाई। लेकिन हमारी पूरी इंटेलिजेंस डेटाबेस में इस नाम से जुड़ी एक भी जानकारी मौजूद नहीं थी। हमारी इकलौती लीड भी धुएं की तरह गायब हो चुकी थी और कमरे का माहौल पल भर में इतना भारी हो गया कि सांस लेना तक मुश्किल लगने लगा। बात बदलने के लिए मैंने पूछा, सुवान का क्या हुआ? उसकी जांच में कुछ मिला? उसका नाम सुनते ही शेन जो का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसका बैकग्राउंड पूरी तरह साफ है। यूनिवर्सिटी से लेकर नौकरी तक एक भी संदिग्ध चीज नहीं मिली और उस रात के तुरंत बाद वो छुट्टियां मनाने विदेश चली गई। हमारे लोग उसका पता ही खो बैठे। हर सुराग एक ही नतीजे की तरफ इशारा कर रहा था। हमारा दुश्मन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक और सावधान था। मैं शनजुओ के थके हुए चेहरे को देखता रहा। न जाने क्यों मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा महसूस होने लगा। इधर मैं तो बेस के अंदर किसी पालतू जानवर की तरह आराम से रखा गया था। खाना, सोना और खाली बैठना। हालत ऐसी हो गई थी कि लगता था अब मेरे ऊपर काय उगाएगी। लेकिन दूसरी तरफ शनजुए हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा ज्यादा थका हुआ दिखाई देने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे लगातार गहरे होते जा रहे थे। वजह भी साफ थी, एक अदृश्य दुश्मन जो अंधेरे में छिपा बैठा था और दूसरा हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छिपा गद्दार। दोनों किसी लटकती तलवार की तरह हर वक्त सबके सिर पर मंडरा रहे थे। एक रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी लेने निकला तो रास्ते में सेंट्रल इंटेलिजेंस रूम के सामने से गुजरा। अंदर अब भी लाइट जल रही थी। शीशे के पार मैंने देखा शेन जुए अकेला विशाल स्क्रीन के सामने बैठा था, जहां अनगिनत डेटा और रिपोर्ट्स लगातार चल रही थीं। पता नहीं क्यों उस पल
उसकी अकेली पीठ देखकर मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी। बिना ज्यादा सोचे मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस शांत आवाज में बोला, अभी तक जाग रहे हो? जैसे उसे पहले से ही पता था कि मैं आ चुका हूँ। मैंने उसके पास जाकर कहा, नींद नहीं आ रही थी, कोई प्रोग्रेस? उसने सिर हिलाया और नाक के बीच वाली जगह दबाते हुए बोला, ऐसा लगता है जैसे वो लोग हवा में गायब हो गए हों। मेरी नजर स्क्रीन पर चमकते एक शब्द पर टिक गई, जेमिनाई। जेमिनाई। मैं धीरे धीरे उसे दोहराने लगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा, अगर जेमिनाई दो लोगों का नाम नहीं है और कोई प्रोजेक्ट भी नहीं? शेन जुए ने तुरंत मेरी तरफ देखा। मतलब? मैंने अपने विचार धीरे धीरे शब्दों में बदले। एस्ट्रोलॉजी में जेमिनाई दो अलग अलग रूपों वाली एक ही मौजूदगी का प्रतीक होता है। अगर जेमिनाई किसी इंसान या प्रोजेक्ट की जगह एक एबिलिटी हो तो? ये सुनते ही शन जुए की आंखें चमक उठी। एक ही अस्तित्व के दो पहलू। उसकी उंगलियां तुरंत कीबोर्ड पर दौड़ने लगी और उसने एक और क्लासिफाइड डेटाबेस खोल दिया। अगर तुम्हारी एबिलिटी कॉज और इफेक्ट को उल्टा कर देती है तो क्या कहीं उसकी बिल्कुल ऑपोजिट एबिलिटी भी हो सकती है? मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। मतलब कोई जो भी बोले वो सीधे सच बन जाए? एग्जैक्टली। शनजुए का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। उसके शब्द ही कानून बन जाए। वर्ड्स बिकम रियलिटी। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अगर सच में ऐसा कोई इंसान मौजूद था तो वो मुझसे 100 गुना ज्यादा ज्यादा खतरनाक था। मेरी रिवर्स जिंक्स तबाही तो मचा सकती थी, लेकिन सब कुछ उल्टा करके उसका नतीजा हमेशा अनिश्चित और बेकाबू होता था। लेकिन अगर किसी के शब्द सीधे हकीकत बन जाते हों तो वो पूरी दुनिया को अपनी इच्छा के हिसाब से मोड़ सकता था। बिल्कुल सटीक, पूरी तरह नियंत्रित और लगभग अजेय। एक एबिलिटी दुनिया बनाती, दूसरी उसे उलट देती। क्या यही एक ही अस्तित्व के दो असली हिस्से नहीं थे? अगर नाइट आउल या उनके पीछे छिपे लोग सच में ऐसे किसी इंसान को अपने साथ रखते थे तो आगे क्या होने वाला था, ये सोचने की भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। शायद मेरे चेहरे का डर शेन जुई ने पढ़ लिया था। उसने शांत आवाज में कहा, फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन हम दोनों जानते थे कि इस थ्योरी के सही होने की संभावना डराने वाली हद तक ज्यादा थी। तभी तो दुश्मन हर ऑपरेशन का पहले से अंदाजा लगा लेता था। तभी तो उन्हें मेरा कोड नेम भी पता था। अगर कोई सिर्फ बोलकर हकीकत बदल सकता है तो उसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की जरूरत ही क्या? वो बस इतना कह सकता था, आज मैं SWOT टीम के सारे राज चाहते तो क्या जानना चाहता हूँ, और फिर खुद हकीकत उसके सामने हर राज खोल देती। तभी मेरे दिमाग में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल आया। मैं कुछ पल रुका, फिर बोला, अगर जब रेस्क्यू मुझे किडनैप करने आया था तब उस वर्ड्स बिकम रियलिटी वाले इंसान ने पहले ही उससे कह दिया हो, काश तुम्हारा मिशन सफल हो। और फिर मैंने भी रेस्क्यू से बिल्कुल वही बात कही थी, अगर दो बिल्कुल उल्टी एबिलिटीज एक ही इंसान पर एक साथ असर करें तो क्या होगा? इस बार शेनजुए का चेहरा भी बदल गया। उसने धीरे से कहा, दो एबिलिटीज की सीधी टक्कर या फिर एक दूसरे का खत्म हो जाना। कुछ पल सोचने के बाद वो बोला, यही वजह हो सकती है कि रेस्क्यू की किस्मत अचानक इतनी बुरी हो गई। शायद तुम्हारी एबिलिटी की प्रायोरिटी या उसकी ताकत उनकी एबिलिटी से ज्यादा थी। ये निष्कर्ष सुनने के बाद हम दोनों लंबे समय तक बिल्कुल चुप बैठे रहे। अगर हमारी बात सही थी तो मैं अब कोई सीक्रेट वेपन नहीं था, मैं उस रहस्यमयी इंसान का इकलौता एंटीडोट था। तभी पूरे बेस में अचानक कान फाड़ देने वाला अलार्म गूंज उठा, लेवल 1 अलर्ट। अगले ही पल एक रिसर्चर लगभग गिरता पड़ता कमरे के अंदर घुसा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। वो हांफते हुए चिल्लाया, कैप्टन शेन, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। डोम डोम के अंदर शायद किसी ने अंदर से घुसपैठ कर ली है। ये सुनते ही शेन जुए का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वो बिजली की रफ्तार से कमांड कंसोल की तरफ भागा और बिना एक पल गनवाए लगातार आदेश देने लगा, सारे एंट्रेंस और एग्जिट तुरंत सील करो, तियानजी सैटेलाइट से कनेक्शन जोड़ो, डोम के आसपास की लाइव सर्वेलेंस अभी स्क्रीन पर लाओ, इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स 3 मिनट में रवाना हो। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये पहली बार था जब मैंने शेन जुए को अपना संतुलन खोते देखा। आखिर उस डोम के अंदर ऐसा क्या था जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया? कुछ ही पलों बाद सैटेलाइट इमेजेस सामने आ गईं। पश्चिमी उपनगर में मौजूद अंडरग्राउंड डोम ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। सरफेस एंट्रेंस पर कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन उसकी हर कम्युनिकेशन लाइन और हर इंटरनल सर्वेलेंस कैमरा एक साथ ऑफलाइन हो चुके थे। पसीने से तर एक टेक्नीशियन घबराकर चिल्लाया, रिपोर्ट, हम डोम के इंटरनल सिस्टम्स में प्रवेश नहीं कर पा रहे। किसी अनजान डेटा स्ट्रीम ने पूरा फायरवॉल लॉक कर दिया है। पता नहीं क्यों जवाब मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, ये उसी ने किया है। कमरे में मौजूद हर इंसान मेरी तरफ देखने लगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, जिसके पास वर्ड्स बिकम रियलिटी एबिलिटी है, शायद उसने सिर्फ इतना कहा होगा, मैं चाहता हूँ कि डोम का डिफेंस सिस्टम मेरे लिए खुल जाए। शेन जुए भी शायद इसी नतीजे पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी इतनी जोर से कंट्रोल पैनल पर मारी कि पूरी मेज कांप उठी। आखिर उन्हें चाहिए क्या? तभी एक बुजुर्ग साइंटिस्ट को जल्दी जल्दी कमांड रूम में लाया गया। मॉनिटर देखते ही उसके होंठ कांपने लगे। दर्द भरी आवाज में उसने कहा, डोम के अंदर मौजूद वॉल्ट 3 में पानगु प्रोजेक्ट के सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स और उसके सभी कोर मॉड्यूल्स रखे हुए हैं। मैंने हैरानी से पूछा, पानगु प्रोजेक्ट? बूढ़े साइंटिस्ट की आवाज दर्द से भर गई। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया की एनर्जी स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर उसकी जानकारी गलत लोगों के हाथ लग गई तो उसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए कल्पना से भी परे होंगे। हालात अब पूरी तरह काबू से बाहर जा चुके थे। हमारे दुश्मन देश के सबसे सुरक्षित वॉल्ट के अंदर घुस चुके थे और सबसे डरावनी बात ये थी कि हमें ये तक नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं
या उनकी संख्या कितनी है। अब तक जितने भी सामान्य तरीके थे सब नाकाम हो चुके थे। कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ गई। पता ही नहीं चला कि कब मैं सबकी आखिरी उम्मीद बन गया था। शनजुए धीरे धीरे चलते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साफ झिझक थी, लेकिन कुछ पल बाद वो झिझक भी पक्के इरादे में बदल गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, चीफेंग, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बोलूं? उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, बस कुछ भी ऐसा कहो जिससे वो रुक जाएं, कुछ भी जिससे डोम वापस हमारे नियंत्रण में आ जाए। मैं वहीं ठिठक गया। मेरी हर ब्लेसिंग उल्टा असर करती थी। अगर मैंने कहा कि दुश्मन अपनी मंजिल तक न पहुंच पाए, तो कहीं उल्टा होकर उन्हें उससे भी ज्यादा कीमती चीज न मिल जाए। अगर मैंने कहा कि उनका पूरा प्लान नाकाम हो जाए, तो कहीं उल्टा होकर पांगु प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स खुद ही नष्ट न हो जाए और उससे भी बड़ा हादसा न हो जाए। मेरी एबिलिटी पूरी तरह रैंडम थी, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था और इतने बड़े मामले में जरा सी रैंडमनेस भी पूरी दुनिया के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया। नहीं, एक चीज है जिस पर यकीन किया जा सकता है। शनजुए ने तुरंत पूछा, क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अगर मैं ब्लेसिंग खुद को दूं तो? वो उलझन में पड़ गया, इसीलिए मैंने आगे समझाया। मान लो मैं पूरे दिल से ये कहूं कि आज जैसे ही मैं बाहर निकलूं, मुझे कोई कार टक्कर मार दे और मेरी टांग टूट जाए, तब क्या होगा? शनजुए कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। सिस्टम को उस नतीजे को उलटना पड़ेगा, यानी अगर मुझे कार से बचाना है तो उसे वो हर वजह खत्म करनी होगी जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़े। जैसे इस पूरे संकट को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना, ताकि मुझे बाहर निकलने की जरूरत ही ना पड़े। जितना मैं इस बारे में सोच रहा था, उतना ही ये तरीका सही लगने लगा। मानो मैं खुद हकीकत के नियमों में कोई लूपहोल ढूंढ चुका था। अपनी ही जिंदगी पर एक खतरनाक उल्टा शाप लगाकर उससे कहीं बड़े घटनाक्रम को मोड़ने की कोशिश। शनजुए की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आई, लेकिन अगले ही पल गायब भी हो गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, यह बहुत खतरनाक है। अगर सिस्टम ने तुम्हें बाहर जाने से रोकने का सबसे आसान तरीका यही समझा कि तुम्हें बेहोश कर दे या तुम्हारा दिल ही रोक दे, तब तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। मैंने बिना नजर हटाए उससे पूछा, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? वो चुप हो गया। जवाब हम दोनों जानते थे, नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, कमांड रूम में मौजूद हर तनाव भरे लेकिन उम्मीद से भरे चेहरे पर एक नजर डाली, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जिंदगी में शायद पहली बार मैंने इतनी सच्चाई से खुद से कहा, मैं जीफेंग पूरे दिल से चाहता हूँ कि आज मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूं, हर काम बिल्कुल सही तरीके से हो, मेरी हर इच्छा पूरी हो, और जैसे ही मैं बाहर निकलूं मुझे रास्ते में ढेर सारे पैसे मिल जाएं। एक ही वाक्य में 3 ब्लेसिंग्स, सुरक्षित रहना, सब कुछ सही होना और बाहर पैसे मिलना। उल्टा होने पर इसका मतलब था मुसीबत, लगातार बदकिस्मती और आर्थिक नुकसान। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि सिस्टम इन उल्टी ब्लेसिंग्स को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है। जैसे ही आखिरी शब्द मेरे मुंह से निकला, मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को बेस के मेडिकल रूम में पाया। मेरे हाथ में आईवी ड्रिप लगी हुई थी और उसके पास चुपचाप कुर्सी पर शनजुए बैठा था। जैसे ही उसने मुझे होश में आते देखा, उसके चेहरे पर छाया तनाव थोड़ा कम हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, तुम पूरे 3 घंटे तक बेहोश रहे। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। डोम का क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। शनजुए ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे अभी तक यकीन ही ना हो रहा हो। तुम्हारे बेहोश होते ही डोम का बैकअप पावर सिस्टम अचानक अपने आप चालू हो गया। मैंने हैरानी से पूछा, बैकअप पावर? उसने सिर हिलाया। हाँ, एक पूरी तरह अलग सिस्टम जो मुख्य नेटवर्क से फिजिकल सेपरेशन के जरिए अलग रखा गया था। सच कहूँ तो हम खुद भूल चुके थे कि ऐसा कोई सिस्टम मौजूद भी है। 30 साल पहले जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब एक बूढ़े इंजीनियर ने जिद करके इसे इंस्टॉल करवाया था। उसे डर था कि कभी भविष्य में कोई सुपर हैकर भी आ सकता है। शनजुए खुद भी अविश्वास से सिर हिलाने लगा। जैसे ही बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हुआ, डोम के अंदर की सारी पैसेजेस अपने आप सील हो गई और पूरे अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन एनेस्थेटिक गैस छोड़ दी गई। हर एक घुसपैठिया जिंदा पकड़ा गया, एक भी नहीं बच पाया। उन्होंने इतनी मेहनत से डोम में घुसपैठ की और आखिर में एक ऐसे बैकअप प्लान में फंस गए जिसे दशकों से कोई याद तक नहीं करता था। वो कुछ पल रुका, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, जानते हो ये सब एक्टिवेट किसने किया? मैं उसे देखता रह गया। उसने जवाब दिया, एक चूहे ने। मैं पलकें झपकाता रह गया। मेन पावर कंट्रोल रूम के अंदर एक चूहे ने बिजली की केबल कुतर दी। उससे पूरा प्राइमरी सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया और वही सारी कंडीशंस पूरी हो गईं जिनकी वजह से बैकअप सिस्टम अपने आप चालू हो गया। उसकी बात किसी परिकथा से भी ज्यादा अविश्वसनीय लग रही थी। एक अकेले चूहे ने हमारे देश का सबसे बड़ा रहस्य बचा लिया। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। मेरी ब्लेसिंग कि मैं सुरक्षित रहूं और सब कुछ ठीक हो दे, सिस्टम ने उसे सबसे अजीब तरीके से उल्टा किया था। मुझे बदकिस्मती देने के लिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना। लो ब्लड शुगर की वजह से मुझे बेहोश कर दिया और साथ ही ताकि मुझे बेस से बाहर जाने की कोई जरूरत ही न पड़े, उसने डोम की पूरी समस्या को ऐसी पागलपन भरी घटनाओं की कड़ी से हल कर दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। यही मेरी एबिलिटी की असली ताकत थी, उल्टे कॉज एंड इफेक्ट का एक ऐसा नियम जो पूरी तरह अराजक और तर्क से परे था। मैंने तुरंत पूछा, तो उन घुसपैठियों से कुछ पता चला? शनजुए ने सिर हिलाया, नहीं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबके सब रेस्क्यू की
तरह सुसाइड ऑपरेटिव्स थे। बोलने से पहले मर जाना उन्हें ज्यादा मंजूर था। फिर उसने आगे कहा, लेकिन उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जांच करते वक्त हमें एक एन्क्रिप्टेड ऑडियो फाइल मिली। उसने टैबलेट खोला और रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें सिर्फ एक आवाज थी, एक महिला की आवाज, ठंडी, बेहद शालीन और अपने ऊपर अटूट भरोसे से भरी हुई। मिशन असफल हो गया है, जेमिनाई के फाइनल फेज की तैयारी शुरू करो। वो आवाज सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून एक पल में जम गया हो। वो सु-1 की आवाज थी, कोई शक नहीं था। वही थी, वही व्हाइट बर्ड, जेमिनाई का दूसरा हिस्सा, और वही औरत जिसके पास वर्ड्स बिकम रियलिटी वाली एबिलिटी थी। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, फाइनल फेज से उसका क्या मतलब है? शन जू का चेहरा पहले की तरह गंभीर ही रहा। हमने जितने लोगों को पकड़ा, किसी को भी इसका मतलब नहीं पता। बस एक बात पता चली है, कल ईस्ट चाइना सी में एक क्रूज शिप पर सु-1 यानी कोड नेम व्हाइट बर्ड खुद आने वाली है। वहाँ उसकी नाइट आउल के सुप्रीम लीडर से आखिरी ट्रांजैक्शन होगी। उसकी आंखें तलवार की तरह तेज हो गईं। उसे जिंदा पकड़ने का यही हमारा आखिरी मौका है। मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। अगर सु-1 को गिरफ्तार करना था, तो वहाँ किसी ऐसे इंसान का होना जरूरी था जो उसकी एबिलिटी का मुकाबला कर सके, और वो इंसान सिर्फ मैं था। मैंने बिना एक पल सोचे कहा, मैं भी चलूंगा, लेकिन शन जुए ने उसी पल सख्ती से इनकार कर दिया। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। हमें उसकी एबिलिटी के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। अगर हम सीधे उसके सामने गए तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की जरा भी गारंटी नहीं दे सकता। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, शन जुए, जिस दिन तुम मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए थे, उसी दिन मेरी जिंदगी से सुरक्षा नाम की चीज खत्म हो गई थी। वो व्हाइट बर्ड है और मैं क्रो। हमारी किस्मत में शुरू से ही एक दूसरे का दुश्मन बनना लिखा था। अब ये सवाल नहीं है कि तुम मुझे बचा पाओगे या नहीं, ये मेरी तकदीर है। मेरी बात सुनकर शन जुए चुप हो गया। वो काफी देर तक बिना कुछ बोले मुझे देखता रहा। उसकी आंखों की गहराई में कई ऐसे जज्बात उभर रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। बहुत देर बाद उसने आखिरकार हल्का सा सिर हिला दिया। अगले दिन ईस्ट चाइना सी में खड़ा आलीशान क्रूज शिप पोसाइडोन अपनी यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहा था। मैं और शेंजुए दो पुराने दोस्तों के रूप में छुट्टियां मनाने आए यात्रियों का भेष बनाकर जहाज पर चढ़ गए। इंटेलिजेंस के मुताबिक सु-1 की मुलाकात नाइट आउल के लीडर से सबसे ऊपर वाले डेक के वीआईपी स्वीट में होने वाली थी। हमारी टीम पहले ही क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स बनकर पूरे जहाज में फैल चुकी थी। धीरे धीरे पूरे क्रूज के चारों तरफ एक अदृश्य जाल बुना जा चुका था, और मैं उस जाल का आखिरी ट्रम्प कार्ड था। क्रूज धीरे धीरे बंदरगाह छोड़कर खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगा। समुद्री हवा अपने साथ नमक की खुशबू लेकर चल रही थी। मैं डेक पर खड़ा दूर उस जगह को देख रहा था जहाँ समुद्र और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए लग रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। तभी शेन जुए मेरे पास आया और मेरे हाथ में गरम हॉट कोको का एक कप थमा दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, घबराहट हो रही है? मैंने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया, नहीं, सच कहूँ तो थोड़ा एक्साइटमेंट जरूर है। आखिर आज पहली बार उस इंसान का सामना होने वाला है जो इतने समय से पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ चला रहा था। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैं कुछ पल झिझका, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज सुनाई दी, जी फेंग, बहुत समय हो गया। वो आवाज सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो सु-1 थी। उसकी आवाज में वही पुरानी मुस्कान थी, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से आराम से बातें कर रही हो। हैरान हो? मुझे पता है कि तुम और शंजुए दोनों इस जहाज पर हो। मेरी सांस एक पल को रुक गई। मैंने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। डेक पर लोग हंसते बोलते घूम रहे थे। क्रू मेंबर्स अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों अदृश्य आंखें हर पल मुझे ही देख रही हूँ। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? उसने बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस गेम शुरू होने से पहले तुमसे थोड़ी बातें करनी थी। उसकी आवाज में जरा भी तनाव नहीं था। फिर वो हल्का सा हंसी और बोली, जानते हो, मुझे हमेशा तुमसे जलन होती थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मुझसे? आखिर किस बात की? उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी एबिलिटी से। वो अनस्टेबल है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ शानदार सरप्राइज देती है। मेरी एबिलिटी तो बड़ी बोरिंग है, जो चाहती हूँ वही हो जाता है। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वो घमंड भी कर रही हो और तारीफ भी। मैंने उसकी बातों पर ध्यान न देकर सीधा असली सवाल पूछा, जेमिनाई का फाइनल फेज आखिर है क्या? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर सु-1 धीरे से हंसी, बहुत जल्द खुद ही पता चल जाएगा। अपनी आखिरी यात्रा का मजा लेना मेरे दूसरे आधे। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। मैंने तुरंत उसकी कही हर बात शनजुए को बता दी। सब सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, उसे पहले से हमारे पूरे प्लान का पता था। हम जानते थे कि जैसे ही जहाज इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचेगा, हमारे पास कानूनी कार्रवाई का अधिकार खत्म हो जाएगा। सु-1 ने हर चीज पहले से सोच रखी थी। वो खुले समुद्र में डील पूरी करके हमेशा के लिए गायब होना चाहती थी। शनजुए ने बिना देर किए फैसला लिया, अब और इंतजार नहीं कर सकते, अभी एक्शन लेना होगा। उसने तुरंत ईयरपीस में आदेश दिया, सभी यूनिट्स ध्यान दें, टॉप डेक के वीआईपी स्वीट पर ब्रीच करने की तैयारी करो। लेकिन उसका आदेश पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक क्रूज के इंजन से लोहे के फटने जैसी भयानक आवाज गूंज उठी। पूरा जहाज इतनी जोर से हिला कि लगभग हर यात्री गिरते गिरते बचा। अगले ही पल ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर घबराई हुई आवाज गूंजी, इमरजेंसी अनाउंसमेंट, क्रूज के प्रोपल्शन सिस्टम में कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो गया है।
हमारा जहाज अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर है। देखते ही देखते हजारों पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई। मैंने और शेन जुए ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में एक ही डर साफ दिखाई दे रहा था। वर्ड्स बिकम रियलिटी। सु वन ने फिर अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर दी थी। सिर्फ एक वाक्य बोलकर उसने इस विशाल क्रूज शिप को समंदर के बीच तैरता हुआ लोहे का ताबूत बना दिया था। उसका इरादा साफ था, हम सबको इसी जहाज पर फंसाकर मरने देना। शेन जुए ने दांत भींचे, मेरा हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से टॉप डेक की तरफ दौड़ पड़ा। अगर ये जहाज डूब भी गया तब भी मैं उसे गिरफ्तार करके ही रहूंगा। कुछ ही पलों में हम वीआईपी स्वीट के बाहर पहुंच गए, जहां असॉल्ट टीम पहले से तैयार खड़ी थी। प्रीच! एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा उड़ गया और पूरी टीम अंदर घुस गई, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ एक लैपटॉप मेज पर रखा था। अचानक उसकी स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर सु वन का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसके होठों पर वही जहरीली मुस्कान थी जिससे मेरी रीढ़ तक ठंडी पड़ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी पार्टी में स्वागत है शेनजुए और जीफेंग। शेनजुए गुस्से से स्क्रीन की तरफ देखते हुए गरजा, सुवन तुम कहाँ हो? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ऐसी जगह जहाँ तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ गई हूँ। अगले ही पल स्क्रीन बदल गई। अब उसमें जहाज के कार्गो होल्ड की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। वेयरहाउस के बीचों बीच एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। पूरे शरीर पर एक्सप्लोजिव्स बांधे गए थे और उसकी छाती पर लाल रंग का काउंटडाउन टाइमर लगातार टिक टिक कर रहा था। जैसे ही शेन जुए ने उसका चेहरा देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके होंठ कांपे और बहुत धीमी आवाज में निकला, टीचर। मैंने घबराकर पूछा, ये कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। ये सोर्ड डिवीजन के संस्थापक हैं और पांगू प्रोजेक्ट के चीफ डायरेक्टर एकेडमिशियन जांग। 6 महीने पहले ही रिटायर हुए थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुवन ने खुद जवाब दिया, मैं उन्हें अपने साथ लाई हूँ। उसकी आवाज अब भी उतनी ही सहज थी। नाइट आउल का लीडर पांगू के कोर मॉड्यूल के बदले उन्हें पाकर बहुत खुश हुआ। और अब वो मुस्कुराई। असल गेम शुरू होता है। उसकी आवाज जरा भी नहीं बदली। 1 घंटे के अंदर प्रोपल्शन सिस्टम फेल होने की वजह से ये जहाज डेविल रीफ से टकराएगा और इस पर मौजूद हर इंसान मर जाएगा। और रही बात एकेडमिशियन जांग की, कैमरा उसके सीने पर लगे टाइमर पर जूम कर गया। इनके बॉम्ब में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। सुवन मुस्कुराकर बोली, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस है, या तो हजारों पैसेंजर्स को बचाओ या फिर इस एक बूढ़े इंसान की जान। उसकी हंसी किसी जहरीली तलवार से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। फिर उसने जैसे याद आने का नाटक करते हुए कहा, ओह हाँ, एक बात और, इस बॉम्ब की वायरिंग थोड़ी खास है। इसे सिर्फ दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट ही निष्क्रिय कर सकता है। और मेरी जानकारी के मुताबिक उसने जानबूझकर थोड़ा रुककर कहा, इस जहाज पर ऐसा कोई नहीं है। फिर उसकी नजर सीधी कैमरा में टिक गई। शेन जुए, मैं हमेशा सोचती थी तुम्हारे जैसा इंसान जो नियमों और लोगों की जान को सबसे ऊपर रखता है, आखिर ऐसी स्थिति में कौन सा फैसला करेगा? इतना कहकर स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। शेन जुए की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। एक तरफ हजारों मासूम यात्रियों की जिंदगी थी, दूसरी तरफ उसका गुरु, देश का अनमोल वैज्ञानिक। ये ऐसा फैसला था जिसमें कोई सही जवाब था ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अगले ही पल उसने खुद को पूरी तरह संभाल लिया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हम अलग अलग चलते हैं। मैं कार्गो होल्ड जाता हूँ, तुम प्रोपल्शन सिस्टम को वापस चालू करने का कोई रास्ता ढूंढो। एक बार फिर उसने अपनी सारी उम्मीद मेरी एबिलिटी पर रख दी थी। मैंने बिना झिझक सिर हिलाया। समझ गया। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। तुरंत मुड़कर पूरी रफ्तार से कैप्टन ब्रिज की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे। नहीं, अब तो 15 मिनट से भी कम। ब्रिज पर पहुंचते ही सामने अफरा तफरी का नजारा था। कैप्टन और इंजीनियर्स दर्जनों बंद पड़े इंस्ट्रूमेंट्स के सामने बिल्कुल बेबस खड़े थे। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, हटो, और सबको किनारे करके सीधे मेन कंट्रोल कंसोल के सामने आ खड़ा हुआ। मेरा दिमाग पूरी स्पीड से काम कर रहा था। अगर मैं दुआ करूं कि प्रोपल्शन सिस्टम अभी के अभी ठीक हो जाए, तो उल्टा होकर शायद वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जहाज कभी ठीक ही ना हो पाए, तो कहीं सिस्टम हमेशा के लिए उसे खराब करने का सबसे आसान तरीका जहाज को डुबोना ही ना समझ ले। हर सेकंड मेरी उंगलियों से रेत की तरह फिसल रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसे शायद सिर्फ मेरे जैसा पागल इंसान ही सोच सकता था। मैंने कंट्रोल पैनल को घूरा, आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोपल्शन सिस्टम अभी की अभी ऐसी चीज बन जाए जिसे मैं आसानी से समझ सकूं। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, एक चमत्कार हो गया। पूरे कंट्रोल पैनल में बिजली सी दौड़ गई। अनगिनत बटन्स, गेजेस और जटिल डिस्प्लेस एक साथ टिमटिमाने लगे। अगले ही पल पूरा पैनल बदल गया। विशाल कंट्रोल कंसोल एकदम किसी विंडोज डेस्कटॉप में बदल चुका था। स्क्रीन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पावर बटन चमक रहा था और उसके बगल में रंग बिरंगा ट्रबल शूटिंग विज़र्ड खुशी खुशी मैसेज दिखा रहा था, हाय देयर, योर क्रूज शिप्स प्रोपल्शन सिस्टम हैज एनकाउंटर्ड अ टाइनी प्रॉब्लम, प्लीज क्लिक हियर फॉर 1 क्लिक रिपेयर। पूरे ब्रिज पर सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर इंसान मुंह खोले इस नामुमकिन नजारे को देख रहा था। मैंने बिना देर किए दौड़कर उस विशाल 1 क्लिक रिपेयर वाले बटन पर जोर से हाथ मार दिया। स्क्रीन पर तुरंत
प्रोग्रेस बार दिखाई देने लगी। सिस्टम रिपेयर इन प्रोग्रेस, एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम 1 मिनट, प्लीज वेट पेशेंटली, इन द मीन टाइम व्हाई नॉट एंजॉय रिलैक्सिंग गेम ऑफ माइनस्वीपर। मैं बेबस होकर बस आंखें झपकाता रह गया। कभी कभी ये रिवर्स जिंक्स सिस्टम इतनी बेहुदा शरारत करता था कि सच में उसका एक घूंसा मारने का मन करता था। ठीक 1 मिनट बाद प्रोग्रेस बार 100% पर पहुंच गई। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आया, रिपेयर कंप्लीट, हैव अ प्लेजेंट वॉयज। अगले ही पल जहाज के इंजन जोरदार गर्जना के साथ फिर से चालू हो गए। पूरा जहाज जो अब तक बुरी तरह कांप रहा था अचानक स्थिर हो गया। कैप्टन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, इंजन वापस चल पड़े, भगवान की कसम, इंजन वापस आ गए। आधी मुसीबत खत्म हो चुकी थी। मैंने तुरंत ईयरपीस के जरिए शेनजू से संपर्क किया। प्रोपल्शन सिस्टम ठीक हो गया? उधर क्या हाल है? दूसरी तरफ से सिर्फ उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थी और उनके बीच बॉम्ब की लगातार चलती टिक टिक। फिर उसकी टूटी हुई आवाज आई, नहीं, मुझसे नहीं होगा। बॉम्ब की अंदरूनी बनावट बहुत जटिल है, मैं इसे डिफ्यूज नहीं कर सकता। मैंने घड़ी देखी, 5 मिनट से भी कम बचे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, शेनजुए, ध्यान से सुनो, अभी इसी वक्त उस बॉम्ब को देखकर बोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी फटो ही मत। वो कुछ पल चुप रह गया, फिर बोला, जी फंग, मजाक करने का ये समय नहीं है। मैंने लगभग गरजते हुए जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आदेश है। मैंने गहरी सांस ली और जितनी जल्दी हो सके समझाने लगा। मेरी एबिलिटी कॉज एंड इफेक्ट को उल्टा कर देती है, लेकिन सुवान की एबिलिटी उसके शब्दों को सीधी हकीकत बना देती है। उसने पहले ही तय कर दिया कि ये बॉम्ब 15 मिनट बाद फटेगा। वो एक फिक्स्ड कॉजल लॉ बन चुका है, किसी आम इंसान की दुआ उसे बदल नहीं सकती। लेकिन तुम अलग हो। मैंने मुश्किल से लाड़ निकली, इतने समय से तुम लगातार मेरे साथ रहे हो, मेरी एबिलिटी का असर धीरे धीरे तुम पर भी पड़ा है। रिसर्चर्स से हमने रास्ते में इसी संभावना पर बात की थी, बिल्कुल रेडिएशन की तरह। अगर कोई लंबे समय तक इसके पास रहे तो उसके अंदर भी इसका थोड़ा बहुत असर रह जाता है। तुम्हारी इच्छा उसकी एबिलिटी में दखल दे सकती है, दोनों कॉजल लॉज आपस में टकराएंगे और बॉम्ब की किस्मत पूरी तरह केओस में बदल जाएगी। आखिर में मैं लगभग चीख पड़ा, रिस्क लो शेनजुए, अभी। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, सिर्फ काउंटडाउन की टिक टिक सुनाई दे रही थी। 1 मिनट 30 सेकंड, ऐसा लग रहा था जैसे रेडियो के उस पार से उसकी धड़कनें तक सुनाई दे रही हूँ। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से बॉम्ब पर चलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हरगिज कभी भी मत फटना। फिर बस टिक टिक बची, टिक टिक टिक, 10 9 8। मेरा दिल गले तक आ चुका था। 3 2 1 0, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। रेडियो पर पूरी खामोशी छा गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने घबरा कर पुकारा, शेंस शेंजुए। कई दर्दनाक सेकंड बाद उसकी भारी आवाज वापस सुनाई दी, ये रुक गया। उसने कांपती सांस ली। टाइमर जैसे ही 0 पर पहुंचा वहीं जम गया। डिस्प्ले अब भी वो टीम नजरों पर अटका हुआ है। हम कामयाब हो चुके थे। एक अनिश्चित उलटी कॉजालिटी और एक पूर्ण वास्तविकता आपस में टकराई थी और दोनों ने मिलकर खुद कॉजालिटी को ही कुछ समय के लिए ठप कर दिया था। मैंने तुरंत पूछा, सुवान कहाँ है? उसकी आवाज फिर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। भाग गई। जहाज के पीछे वाली एक स्पीड बोट गायब है। मैं धीरे धीरे ब्रिज की खिड़की तक गया और दूर फैले समंदर को देखने लगा। फिर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। दूर उठती लहरों को देखते हुए मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या शानदार मौसम है, नाव की सैर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। मिस सुवान, तुम्हारी यात्रा बहुत सफल हो और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल हो। करीब आधे घंटे बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को डेविल रीफ के पास एक उलटी पड़ी हुई स्पीडबोट मिली। बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में लकड़ी के एक टूटे हुए टुकड़े को कस कर पकड़े सुवान कांप रही थी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जैसे ही वो स्पीडबोट लेकर भागी, अचानक कहीं से कैटेगरी 10 का भयानक तूफान पैदा हो गया। काले बादल पूरे आसमान पर छा गए। आसमान बिजली से गूंज उठा। विशाल लहरें उठी और एक ही लहर ने उसकी स्पीडबोट को पल भर में पलट दिया। जब उसे पानी से बाहर निकाला गया तो उसकी आंखों की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो बस एक ही बात बार बार बड़बड़ा रही थी, नामुमकिन, मेरी एबिलिटी, ये नामुमकिन है। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। तुम्हारी एबिलिटी दुनिया को तुम्हारी बात मानने पर मजबूर करती है और मेरी एबिलिटी दुनिया से ठीक उसका उल्टा करवाती है। और जब ये दोनों नियम आपस में टकराते हैं तब इस दुनिया पर सिर्फ एक ही चीज राज करती है, केओस। आखिरकार सवान गिरफ्तार हो गई, लेकिन वो सिर्फ व्हाइट बर्ड थी, जेमिनी का आधा हिस्सा। पूछताछ के दौरान हमें असली सच पता चला। नाइट आउल में एक और सदस्य था, ब्लैक क्रो, वही संगठन का असली केंद्र था। उसके पास भी सुवान जैसी ही वर्ड्स बिकम रियलिटी एबिलिटी थी। सुवान तो बस शतरंज की बिसात पर आगे बढ़ाया गया एक मोहरा थी, जबकि असली खिलाड़ी अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। हमें ये भी पता चला कि नाइट आउल का असली लक्ष्य कभी पेंगू प्रोजेक्ट नहीं था। वो तो सिर्फ इतनी अफरा तफरी फैलाना चाहते थे कि पूरी दुनिया एक और भी बड़े वैश्विक संघर्ष में धकेल दी जाए। पूछताछ खत्म होने से ठीक पहले सुवान ने आखिरी जानकारी दी। ब्लैक क्रो पहले ही अपने फाइनल प्लान की शुरुआत कर चुका था, लेकिन वो कौन था, कहाँ छिपा था, किसी को कुछ नहीं पता था। कुछ समय बाद मैं वापस बेस लौट आया। ऊपर से सब कुछ फिर पहले जैसा सामान्य दिखाई देने लगा, लेकिन मेरे दिल की गहराई में मैं जानता था कि ये शांति असली तूफान से पहले की खामोशी भर है। एक दिन मेरा सामना उस रहस्यमयी ब्लैक क्रो से होना तय था। कुछ दिनों बाद शेनजुए फिर मेरे पास आया। इस बार उसने बिना कुछ कहे मेरे सामने दुनिया का एक बड़ा मैप खोल दिया। उस पर कई जगहों को मोटे लाल घेरे से चिन्हित किया गया था। उसने गंभीर आवाज में कहा, इन जगहों पर हाल ही में बहुत परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं। फिर उसने सीधे मेरी तरफ देखा और बोला, कॉमरेड, क्या तुम इनके लिए कुछ ब्लेसिंग्स दे सकते हो? मैंने मैप की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर गला साफ किया, सबसे बड़े लाल घेरे पर उंगली रखी और पूरे दिल से कहा, मैं सच्चे मन से यही कामना करता हूँ कि पूरी दुनिया में हमेशा शांति बनी रहे